नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को 4-1 के बहुमत के फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो असम में रह रहे बांग्लादेश के अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता हासिल करने की अनुमति देती है। कोर्ट ने इसे बंधुत्व के प्रस्तावना मूल्य के अनुरूप एक वैलिड लॉ यानी वैध कानून माना। सेक्शन 6A जो 1985 के असम अकॉर्ड के राजनीतिक समाधान को तलाशती है, यह अनिवार्य करती है कि 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वालों को स्पेसिफिक प्रोसीजर यानी विशिष्ट प्रक्रियाओं एवं शर्तों को पूरा करने के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। हालांकि इस धारा ने 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वालों को नागरिकता देने पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि घुसपैठियों के प्रवाह को रोकने के लिए लाई गई थी धारा 6A। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6A को भारत में घुसपैठियों का प्रवेश रोकने और जो पहले से आ चुके उनसे निपटने के लिए कानून में शामिल किया गया था। असम अकॉर्ड बढ़ती घुसपैठ से निपटने का एक सियासी समाधान था और धारा 6A विधायी समाधान था। किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति मात्र किसी की संस्कृति के संरक्षण के लिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं करती। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 29(1) आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 29(1) संस्कृति, भाषा व लिपि के संरक्षण की बात करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को नागरिकता देने से असम के मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा आदि को नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने फैसले में कहा कि धारा 6A बंधुत्व के आधारभूत सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, न ही इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांत से कोई टकराव है। इस न्यूज पर नजर बनाए रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। यह गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी प्रक्रिया ज्ञापन के अंतर्गत लॉ मिनिस्ट्री अगली नियुक्ति यानी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के विषय में निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से रिकमेंडेशन मांगती है। सरकार के पत्र से भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सीनियरिटी नॉर्म यानी वरिष्ठता मानदंड के अनुसार न्यायमूर्ति खन्ना का नाम अब आता है। वे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्होंने वर्ष 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कराया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। ये अगले 6 महीने के लिए ये बन रहे हैं CJI। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वित्त वर्ष 2024 में कुल टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स का योगदान 56.72% हो गया, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, जब कई वर्षों में टैक्स अधिक होता है या कम होता है तो यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हो या मेंस में हो। अब स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स का योगदान 51.72% है या 52.72% है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। 56.72% हो गया है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप जानते हैं डायरेक्ट टैक्स को सरल शब्दों में कहें तो यह वह टैक्स होता है जो व्यक्ति सीधे सरकार को देता है, जिसे किसी अन्य संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए की इनकम कमाता हूं, तो मेरी इनकम जो भी 5 लाख से ऊपर होगी या जिस महीने हमारी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसी दौरान TDS के रूप में टैक्स कट जाता है, सरकार को सीधा चला जाता है। फिर हम रिटर्न फाइल करते हैं, अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 5, 5.5 या 6 लाख की जो स्लैब रेट है उससे ऊपर होगा तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स से अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर की। यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक टैक्स होता है। इसमें सर्विस टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी आदि इसमें शामिल होते हैं। इसमें हम डायरेक्ट टैक्स सरकार को नहीं देते हैं बल्कि संस्थाओं के जरिए जाता है। भारत में टैक्स पेयर यानी करदाताओं से
टैक्स कलेक्ट करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लॉन्च किया गया था जुलाई 2017 में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई प्रारंभ कर दी है। यह चुनौती निहितार्थ रूप से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 के अपवाद 2 तक भी विस्तारित होती है जो पूर्व प्रावधान को समाप्त कर देती है। ये प्रावधान इंडियन हस्बैंड यानी भारतीय पतियों को यह निर्धारित करके लीगल इम्यूनिटी यानी कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बशर्ते कि वह 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो रेप यानी बलात्कार नहीं माना जाता है। एमआरई यानी मैरिटल रेप एक्सेप्शन यानी वैवाहिक बलात्कार अपवाद एक कॉलोनियल रेलिक यानी औपनिवेशिक अवशेष है जो इंग्लिश कॉमन लॉ में डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर यानी आच्छादन के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है जिसने एक मैरिड वुमेन यानी विवाहित महिला की लीगल ऑटोनॉमी को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है। मार्च 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऋषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में फैसला सुनाया कि विवाहित व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ रेप यानी बलात्कार करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति द्वारा लिखित वर्ष 2013 की रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें एमआरई यानी मैरिटल रेप एक्सेप्शन को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं आदि सहित सरकार की सभी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस यानी दृढ़ चावल जिसको बोलते हैं मजबूत चावल उपलब्ध कराने की पहल जो जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्र देश में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए एक पूरक रणनीति के रूप में महत्वाकांक्षी पहल जारी रखे हुए है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का समर्थन करते हैं कि फोर्टिफाइड राइस का सेवन सभी के लिए सुरक्षित है जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी हीमोग्लोबिन पैथी से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है। राइस फोर्टिफिकेशन एक अच्छी तरह से स्थापित वैश्विक प्रथा है। ग्लोबल फोर्टिफिकेशन डेटा एक्सचेंज के अनुसार 18 देश सक्रिय रूप से राइस फोर्टिफिकेशन की अनुमति देते हैं, 147 देश नमक फोर्टिफिकेशन का समर्थन करते हैं और 105 देश गेहूं के आटे के फोर्टिफिकेशन को अपनाया है और 43 देश ऑयल फोर्टिफिकेशन का समर्थन करते हैं और 21 देश मक्का के आटे का फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। इन देशों में थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्तियों के लिए सलाहकार की आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। याद रखिएगा फोर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि फोर्टिफिकेशन बहुत चर्चा में बना हुआ है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसकी। एक बार इसको आप अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत ने मॉरिशस सरकार को वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषण के लिए 487 करोड़ रुपए की न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का उधार होता है, उधार सहायता होती है जो सरकार अपने पड़ोसी राष्ट्रों को देते हैं या अपने मित्र राष्ट्रों को देते हैं। आप न्यूज सुनते रहते होंगे कि भारत अक्सर लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता श्रीलंका की या नेपाल की। तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट को एक बार अपने जाके इकोनॉमी सेक्शन में रिवाइज कर लीजिएगा और डिटेल में। यह IDEAS यानी इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम यानी भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किसी भी देश की परियोजना वित्त पोषण के लिए भारत द्वारा दी गई ये पहली रुपए मूल्यवान ये फर्स्ट एवर रुपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसलिए ये बहुत और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब तक भारत LOC के रूप में जो सहायता देता था, जो लोन देता था, वो डॉलर में देता था। ये पहली बार इंडियन रुपी में दे रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रोजेक्ट में मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार द्वारा समर्थित ऋण सहायता का वित्त पोषण SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियायती शर्तों पर यानी कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति विदेश दौरे पे हैं, विशेष करके अफ्रीका महाद्वीप के दौरे पर।
वहीं से जुड़ी हुई न्यूज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और मलावी के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। मलावी की राजधानी है लिलोंग्वे में भारत मलावी व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वर्ष 1964 में मलावी की स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में से एक था। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मलावी के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मजबूत आर्थिक संबंध हैं। भारत वर्तमान में मलावी का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत मलावी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक बार आप मलावी के पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप को जाके देख लीजिएगा। मलावी की राजधानी लिलोंग्वे है। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।